नमस्कार, आदाब, राम राम, सलाम। हम हैं अभिषेक तिवारी। पंचायत का पंचनामा लेकर हम अब पंचायत के दौरे पर हैं। बिहार में पंचायती चुनाव के लिए डुगडुगी बज चुकी है और ऐसे में सबसे अहम और सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक ही पंचायत से मुखिया के इतने ज़्यादा दावेदार कैसे उभर कर सामने आ जाते हैं। आखिरकार मुखिया की कार्यशैली क्या होती है, मुखिया के काम करने के तौर तरीके क्या होते हैं, मुखिया को एक पंचायत को डेवलप करने के लिए किस प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं बिहार सरकार के द्वारा। और सबसे अहम और सबसे खास बात जिसको सुनकर आप सभी हैरान हो जाएंगे, मुखिया की सैलरी कितनी होती है। हमारी जानकारी के अनुसार मुखिया की सैलरी महज 2,500 रुपये होता है। तो आखिरकार 2,500 रुपये के लिए इतनी जद्दोजहद क्यों? मुखिया के इतने प्रत्याशी एक ही पंचायत में क्यों? और कितने ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्हें मुखिया का पूरा काम पता है? मुखिया के द्वारा जितने भी पंचायत के विकास के लिए योजनाएं दी जाती हैं बिहार सरकार के द्वारा, उन सभी योजनाओं के बारे में कितने ऐसे मुखिया प्रतिनिधि हैं जिन्हें पता है? शायद आपको भी पूरी जानकारी नहीं होगी। तो पूरी जानकारी के लिए ही हम आपके साथ साझा करना चाह रहे हैं। अभी हम लोग बिहार में तकरीबन 534 ब्लॉक है, तकरीबन 8,000 से ज़्यादा पंचायत हैं और वैसे में सबसे बिहार का छोटा ब्लॉक केसठ ब्लॉक आता है। बक्सर ज़िले में यह केसठ ब्लॉक है और केसठ ब्लॉक के एक पंचायत रामपुर है जहां के मुखिया प्रतिनिधि हमारे साथ हैं। बसंत पांडे नाम है इनका। हालांकि इनकी पत्नी जो हैं वो अभी रामपुर पंचायत की मुखिया हैं और मुखिया के काम क्या हैं खास तौर पर, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वागत है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, 2,500 रुपये में पूरे 5 साल का आपने कार्यकाल पूरा कर लिया, कैसे मुमकिन होता है? जी धन्यवाद। सर्वप्रथम तो आपके चैनल के माध्यम से हमारे पंचायत एवं समस्त दर्शक को मैं नमस्कार करता हूं एवं मैं मुखिया प्रतिनिधि बसंत पांडे और अपने पंचायत की समस्त जनता की तरफ से आपके चैनल का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद सर। लेकिन सवाल अब यह है कि 2,500 रुपये में काम करना इतना आसानी के साथ कैसे मुमकिन है? 2,500 रुपया एक मेहनताना है और उस मेहनताने को हम इस काम के साथ नहीं जोड़ना चाहते हैं। वो हमारी अपनी रुचि, हमारी मानव सेवा, जो भी हमारा धर्म है, पंचायत के नागरिकों के दुख सुख में आना, वो हमारे सैलरी से उसका कोई लगाव नहीं है, हमारे तनख्वाह से उसका कोई लेना देना नहीं है। तनख्वाह का सरकार जो तनख्वाह देती है वो महज एक मुखिया के लिए देती है, न कि उसके पंचायत की सेवा के लिए देती है। उसके लिए आपका पंचायत के प्रति कितना दिलचस्पी है, कितना अभिरुचि है, उसके लिए वो आपके तनख्वाह उसमें कोई मायने नहीं रखती है। वो आपके इच्छा पर, आपके मन विचार पर निर्भर करता है कि आपके पंचायत के लोगों को आप किस तरह से सेवा कर सकते हैं। आर्थिक रूप से कर सकते हैं या किसी से दिलवा के कर सकते हैं या किसी सहायता से या किसी सहयोग राशि से कर सकते हैं। उससे हमारे तनख्वाह से कोई लेना देना नहीं है उसका। मुखिया जी, तनख्वाह की बात हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि हम जिस पंचायत में जाते हैं वहाँ पर तकरीबन मुखिया प्रतिनिधियों की एक लंबी फेयर लिस्ट होती है हमारे सामने। तो आखिरकार 2,500 रुपये के लिए इतनी जद्दोजहद क्यों? आखिर ऐसा धर्म संकट में लोग क्यों डालते हैं, क्या वजह है? वजह तो अपना अपना सोच है और इतनी जद्दोजहद ऐसा नहीं कह सकते हैं। हर तरह के लोग समाज सेवा में हर तरह से अपने स्तर से आना चाहते हैं और बार बार मैं आपको कहना चाहता हूँ ये कि 2,500 रुपया एक तनख्वाह कुछ नहीं है। अगर एक बार बक्सर मीटिंग में हम जाते हैं तो कम से कम 1,000 रुपये का खर्चा होता है और किसी के भी आए दिन बहुत हमारे पंचायत में ऐसे घर हैं, बहुत परिवार हैं ऐसे जिनको कि 2 वक्त की रोटी भी बसर करने की वो उनके पास नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। उन लोगों को भी मदद किया जाता है तो उसके लिए 2,500 रुपये कोई वो नहीं होता है। लेकिन जहाँ तक ये प्रत्याशियों और इतने जद्दोजहद की बात है, अपनी अपनी अभिलाषा, अपनी अपनी रुचि, अपनी दिलचस्पी है लोगों की सेवा करने की। मेरी तो बस यही है। मेरा पंचायत में एक नारा भी था एक कि राजनीति नहीं बस सेवा नीति। हमारा ये नारा भी था। हम इस चीज़ को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहते हैं और आज से नहीं, पंचायत चुनाव के पहले से भी लोगों के बीच में मैं रहा हूँ और किसी के भी दुख सुख में शामिल रहता हूँ और रहूँगा भी आगे। उसके लिए हमारा पद कोई मायने नहीं रखता है और हमारी तनख्वाह कोई मायने नहीं रखती है।
जी, लेकिन सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। मुखिया प्रतिनिधियों की जो इतनी लंबी सूची हमारे समक्ष आती है, हमें बहुत कम उम्मीद होता है कि उसमें से बहुत ऐसे मुखिया प्रतिनिधि होते हैं जिन्हें अपने ही काम के बारे में जानकारी नहीं होता कि मुखिया का काम क्या होता है। हम भी आपसे यही जानना चाहते हैं। आप चूँकि 5 साल का आपने कार्यकाल पूरा कर लिया है, सबसे पहले हमें ये बताइए कि बिहार सरकार की कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो आपके अंतर्गत पंचायत को विकसित करने में उपयोगी है। जी, मैं अभी फ़िलहाल हमारे कार्यकाल में 2016 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत ही बड़ी योजना लेकर आए थे, जो कि हर घर 7 निश्चय योजना जिसका नाम दिया गया है, उसमें 7 तरह की योजनाएं आई थी जिसको निश्चय योजना नाम दिया गया था। निश्चय योजना मुख्यमंत्री जी का कहना था कि ये निश्चय योजना हमें 5 साल के कार्यकाल में पूरा करना है, इसलिए उसका नाम निश्चय योजना दिया गया था। लंबा समय चलने वाला योजना नहीं था। इसमें जैसे जो हमारे स्तर से, जो हम लोग के स्तर से जो होने वाली योजनाएं थी, उसमें सबसे प्रमुख योजना जो थी वो हर घर नल जल योजना थी, हर घर नाली सड़क योजना थी, जो भी हर मोहल्ले में हर वार्ड में नाली सड़क जो बनाने की योजनाएं थी, कौशल विकास योजनाएं थी। ऐसे ऐसे जो हम लोगों के माध्यम से जो क्रियान्वित होती थी ये योजनाएं थी। इसके माध्यम से मुख्यमंत्री ने जो हर घर नल जल योजना दिया, उन्होंने इसको सही ढंग से सुचारू रूप से ज़मीन पे धरातल पे उतारने के लिए त्रिस्तरीय पंचायत की सबसे छोटी इकाई जो वार्ड होती है, उसके अंदर उन्होंने वार्ड प्रबंधन एवं क्रियान्वयन समिति का गठन करवाया। उसका संचालन वार्ड के अध्यक्ष, सचिव, उसमें 7 सदस्यीय सदस्य को चुना गया और जो भी आवंटन माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा होता था वो पंचायत में आता था। ग्राम पंचायत के माध्यम से सारे कागजातों को, सारे वार्ड के द्वारा सारे बैठक कागजातों को दुरुस्त करने के बाद पंचायत के द्वारा वार्ड प्रबंधन एवं क्रियान्वयन समिति के खाते में जितनी भी उसकी प्राकृतिक राशि होती थी उतना स्थानांतरण किया जाता था और उसके बाद उस कार्य को किया जाता था वार्ड सदस्यों द्वारा। लेकिन जो ये योजना हुआ है, इसमें मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि इस योजना में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई गई है। दादा वार्ड के द्वारा भी इसमें ये तो बहुत बड़ी योजना और बहुत बढ़िया योजना है मुख्यमंत्री की हर घर, ये तो संभव नहीं है कि हर घर में चापाकल लगाया जाए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री का ये बहुत बढ़िया योजना, बहुत ही सफल योजना थी कि इसको हर घर में नल जल पहुंचाया जाए, लोगों को दिया जाए, लोगों को एक दूसरे से मतलब। लेकिन इसमें वार्ड प्रबंधन एवं क्रियान्वयन समिति कहिए या जिस स्तर से कहिए, अभी तक 5 साल में जो भी हुआ, मैं अपने पंचायत की खास करके बात कर रहा हूं, अभी तक हमने कम से कम 7 बार रिमाइंडर वार्ड लोगों को दे दिया है, चिट्ठी के माध्यम से, पत्र के माध्यम से। उसका रिकॉर्ड है हमारे पास, ऊपर भी मैंने उच्च अधिकारियों को सूचित कर दिया है। कम से कम 7 बार उन लोगों को रिमाइंडर दिया है। न किसी वार्ड ने अपना मापी पुस्तिका अभी तक बुक करा है, किसी वार्ड में टंकी बंद पड़ा हुआ है, न उनकी देखरेख हो रही है, उनको बोला जा रहा है तो उस पर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। पत्र के माध्यम से भी अगर किया जा रहा है तो उन पर उनकी दिलचस्पी रुचि नहीं दिखाई जा रही है। अंतोतगत्वा मैं एक विगत 2 दिन पहले 4 तारीख को 3-4 तारीख के लगभग में लास्ट चिट्ठी मैंने निर्गत किया है सारे वार्ड को कि जो भी उनके पास मापी पुस्तिका के बाद बची हुई राशि है वो पंचायत में हस्तांतरण करें और जो भी काम है उसको यथाशीघ्र पूरा करें, अन्यथा उनके ऊपर FIR करवाया जाएगा। ये नल जल योजना से तमाम जितने भी आपके पंचायत के ही क्यों न वासी हों, सबको तकलीफ है और सबको यही एक ही शिकायत है कि योजना फ्लॉप हो गई। इसमें लूट खसोट बहुत हुआ, भ्रष्टाचार के भी बहुत सारे मामले आए, वो भी हम पैन स्तर पर जानते हैं। लेकिन देखिए, सबसे बड़ा और जितना भी आपने बताया, इससे लोगों का सरोकार नहीं है। सीधे सवाल अगर मैं करूँ तो चूँकि पंचायती राज से जुड़ी जानकारी है मेरे पास भी नहीं है। पहले तकरीबन यह चर्चाएं होती थी कि मुखिया का जो पूरे 5 साल के कार्यकाल का जो बजट होता था वो लगभग 6 करोड़ रुपए का होता था। तो क्या अब भी कुछ ऐसा है या फिर इसको किस तरीके से डाइवर्ट किया गया है? डाइवर्ट इसको किया गया है कि हमारे यहाँ 2 योजनाएं अभी चल रही है। एक राष्ट्रीय स्तर पे जो है माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से आती हैं, वो अभी तक 14वीं वित्त चल रही थी, लेकिन विगत पिछले वर्षों उसको बंद करके क्लोज करते हुए 15वां वित्त लाया गया है। और
जो राज्य स्तरीय चलती है वो पंचम वित्त आयोग चलती है। जो 15वां वित्त का पैसा अभी जो भी आता है उसमें सरकार के नियमानुसार 100% पैसा का जो भी हमारे पंचायत के खाते में आता है 80% पैसा 7 निश्चय के खाते में उसको रखना है। जो भी उसका खाते का संचालन होगा या जो भी उसका क्रियान्वयन होगा वो वार्ड प्रबंधन क्रियान्वयन समिति के माध्यम से ही होगा। 20% जो पैसा बचा वो अभी जैसे हमारे यहाँ अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ 11 लाख समथिंग रुपया आया हुआ है हमारे पंचायत में, जिसमें 9 लाख कुछ 7 निश्चय के खाते में रखा गया है। हाँ जी 80% लगभग रखा गया। 2 लाख कुछ रुपया मुखिया के खाते में है, जिसका कि 15वीं वित्त के तहत टाइड अनटाइड जल संचय, कुआं, कूड़ा अपशिष्ट, ये सब ऐसे ऐसे कुछ कागज़ का संधारण, ये सब कार्य है उनको ये करवाना है। जो भी नल जल का कार्य हो या पक्की सड़क का कार्य हो वार्ड प्रबंधन क्रियान्वयन समिति के माध्यम से ही करवाना है। ये हमारी अभी 2 योजनाएं चल रही है। लगभग 3.5 करोड़ के करीब 5 साल में हमारे पंचायत में पैसे आई थी, जिनको वार्ड प्रबंधन क्रियान्वयन समिति में एक वार्ड प्रबंधन क्रियान्वयन समिति में जहाँ तक मुझे याद है कि मैंने अप्रोक्स 30 लाख रुपया 25 से 30 लाख रुपया सभी वार्ड को मैंने दिया अपने स्तर से। देखिए, वार्ड का जो क्रियान्वयन जो समिति है इससे आपका जुड़ाव कितना है? मुखिया की इसमें क्या भूमिका होती है? जी, इसमें मुखिया की जो वो हमें जो भी है अपना एक प्रारूप या प्राक्कलन तैयार करेंगे, वो उसका जेई के माध्यम से टीएस करवा के जो भी प्राक्कलित राशि है वो पंचायत स्तर से ही दी जाती है। वो उनको वार्ड प्रबंधन क्रियान्वयन समिति में मुखिया के माध्यम से उनको दी जाती है। उसके बाद मुखिया की भी ये जवाबदेही होती है कि कार्य का क्या कहाँ तक पहुँचा, कार्य कहाँ तक हुआ, कार्य कहाँ अवरोध है, ये सब संचालन करने की जो भी है उसको देखने की मुखिया की भी इसमें जवाबदेही जिम्मेवारी है। वो मैं अपने स्तर से देखता हूँ। जहाँ भी इन पे होता है मैं इन पे पत्र के माध्यम से इनको मैं सूचित करता हूँ। जो होते हैं वो कुछ वार्ड हैं जो कार्य कर लेते हैं, कुछ वार्ड वैसे हैं जो कि उस कार्य को अनदेखी करते हैं और अभी तक हमारे पत्र का कोई जवाब नहीं दिए हैं और उनके ऊपर पक्का कार्रवाई होगी। कार्रवाई होना तय है। तो ऐसा अगर हम मान के चले कि मुखिया का तो सिर्फ एक तरीके से निगरानी का अब काम रह गया है, काम करने का जो है वो आपका प्रबंधन जो समिति है वही मुख्य रूप से काम करती है। तो फिर जैसे किसी मान लीजिए किसी रोड का टेंडर निकलता है या फिर किसी गली का जा करके मुआयना करके फिर वहाँ से निकालना, तो ये सब कैसे होता है? ये सब निचले स्तर का? हाँ, निचले स्तर से। जैसे वार्ड स्तरीय काम हो रहा है तो वार्ड में सबसे पहले वार्ड सभा की जाती है। किसी गली को लेना है तो वार्ड सभा करके उसमें लिया जाता है कि इस गली को यहाँ से यहाँ तक बनवाया जाएगा। इसका एक वार्ड सभा के तहत उसका फाइनल किया जाता है, फिक्स किया जाता है। वार्ड सभा में कौन कौन से लोग होते हैं? वार्ड सभा में वार्ड के जितने भी ग्रामीण जनता हैं, जो वार्ड सभा उस वार्ड के अंदर आने वाले जितने भी जनता हैं वो सभी वार्ड सभा में शामिल होते हैं। उनका वार्ड सभा किया जाता है। जब वार्ड सभा से जब वो जिससे जो भी योजना पारित होती है उसको प्रबंधन एवं क्रियान्वयन समिति जिसमें कि 7 सदस्य होते हैं, उसमें अध्यक्ष वार्ड होते हैं, एक कागज़ के संधारण के लिए वार्ड सचिव होते हैं और एक उस वार्ड के पंच होते हैं जो कि सदस्य होते हैं। उस आंगनबाड़ी सेविका सहायिका जो होती हैं वो सहायिका उसमें सेविका होती हैं, उसकी सदस्य होती हैं। एक अनुसूचित जनजाति की महिला होती हैं, एक अन्य उसमें ही होते हैं। ये ऐसे मिला के इन सदस्यों की एक टीम होती है जिसको कि वार्ड प्रबंधन एवं क्रियान्वयन समिति कहते हैं। उन समिति द्वारा उसके तदोपरांत बैठक की जाती है। उसमें एक बैठक करते हुए उसकी प्राक्कलन जो तैयार होता है जेई के माध्यम से उसकी प्राक्कलन तैयार की जाती है, एस्टीमेट बनवाया जाता है। उस एस्टीमेट को जेई के द्वारा दिया तकनीकी स्वीकृति दी जाती है। वो तकनीकी स्वीकृति हमारे पंचायत सचिव के माध्यम से हमारे पास आती है। उसके बाद जो भी पैसा का होता है वार्ड प्रबंधन क्रियान्वयन समिति में पैसे को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। मतलब कहने का ये है कि अगर मुखिया जी से मेरी जान पहचान है, घरेलू संबंध है, तो हम अपनी गली का टेंडर नहीं निकलवा सकते, हम अपनी गली नहीं सुधरवा सकते। उसके लिए पहले आपको सभा करनी ही करनी होगी, सबका हस्ताक्षर लगेगा ही लगेगा। तो ऐसे कितने सभाएँ आपके पूरे 5 साल में हुई और कहाँ कहाँ क्या क्या विकास हुआ वो हम जानना नहीं चाहते हैं। हम बस ये जानना चाहते हैं कि जो सभाएं होती हैं उसमें किस प्रकार से बैठक की जाती है, क्या बातचीत होती है और कितनी तकलीफ़ें, कितनी परेशानियां सामने आती है। अभी तक तो हमारे यहाँ जितनी भी हुई हैं कार्य वो वार्ड प्रबंधन क्रियान्वयन समिति द्वारा बैठक करके ही हुई है, जो हमारे पास उनके द्वारा दी जाती है।
सारी बैठक की प्रतिलिपि कॉपी दी जाती है। तकनीकी स्वीकृति के पश्चात उनको पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है और लगभग हमारे वार्ड के सभी वार्ड में 80 से 90% 80% कार्य इसके माध्यम से ही हुआ है। प्रथम वित्तीय जो हमारा 2016-17 का कार्यकाल था, उस समय पहले कार्यकाल में पहले वित्तीय वर्ष में 14वीं वित्त और पंचम वित्त जो उसके माध्यम में हमारे पास कुछ पैसे आए थे, जिसके हमने अपने ग्राम पंचायत स्तर पे भी अपने स्तर से वो काम करवाया था। अच्छा, पंचम वित्त और 15वीं वित्त का आप लगातार जिक्र कर रहे हैं, तो पंचम वित्त के अंतर्गत क्या क्या विकास के कार्य किए जाते हैं? पंचम वित्त से पंचायत का हर विकास किया जा सकता है। उसमें नली गली सड़क जो भी है, मरम्मती जो भी है, वो पंचम वित्त से किया है। पंचम जो वित्त है वो पूर्णतः राज्य सरकार के अधिकार अधीन आता है और जो 15वीं वित्त है उसमें केंद्र सरकार का भी पैसा होता है और राज्य सरकार का भी पैसा हो। लेकिन 15वीं वित्त में इस बार बहुत सुधार हुआ है। 15वीं वित्त का पूरा बिल्कुल उसका ग्राफी चेंज कर दिया गया, उसका चेहरा ही फोकस चेंज कर दिया गया। 15वीं वित्त में 2 तरह की उसमें ली गई है, एक टाइड और एक अनटाइड। टाइड में कुछ ऐसी हैं कि उससे आप बाहर नहीं हो सकते, बस यही काम करवा सकते हैं आप टाइड में। जैसे एक आध का जिक्र करते चलिए। कुआं मरम्मती आप करवा सकते हैं। अच्छा। उसमें करहा उरहा का, जैसे जल संचयन जिसको हम कहते हैं, जो हमारे इस समय माननीय प्रधानमंत्री की योजना चले, जल जीवन हरियाली, जितना जल संचय, क्योंकि जल जीवन हरियाली तो मुख्यमंत्री का रहा ना? जी, वो प्रधानमंत्री का भी इसमें रहा है सर। तो इसमें उसके अंडर आप करहा करवा सकते हैं, किसी पोखरे का घाट वाट बनवा सकते हैं, किसी तालाब का जीर्णोद्वार करवा सकते हैं, कहीं पर आप सोख्ता बनवा सकते हैं, इसमें ये सीप करवा सकते हैं। उसके बाद अनटाइड जो होता है, इसमें अवशिष्ट कूड़ा, जैसे किसी वार्ड में कचरा हुआ, ये हुआ, अवशिष्ट अब उसका वो करने के, लेकिन अभी इस पर हमारा काम स्टार्ट नहीं हुआ है। ये सब 15वीं जी हाँ। तो उसमें कूड़ा अपशिष्ट का, जैसे कहीं आप स्टोर बना दीजिए गांव से बाहर, उसके जो कूड़ा जमाव हो जहाँ पे गांव से बाहर, कि जहाँ पे कि कूड़ा जितने भी है गांव से आप एकत्र कीजिए, उस पे हर दरवाजे पे डस्टबिन रखना है। जैसे नगर निगम में ये चीज़ हो चुका है, हमारे यहाँ पंचायत स्तरीय ये अभी लागू नहीं हुआ है, लागू हो चुका है लेकिन इस पे आगे कार्य नहीं हो रहा है। लेकिन मुखिया जी, हमारी जानकारी के अनुसार आप ही का जब कार्यकाल शुरू हुआ था तो स्वच्छ भारत मिशन चल रहा था और हमारा ही ब्लॉक था जो पूरे तरीके से, मतलब बिहार में सबसे पहले स्वच्छता के रूप में उभर कर सामने आया था। तो भी आखिरकार क्या वजह रही कि अभी तक शुरुआत नहीं हुई इसकी? जो कूड़ा अवशिष्ट है उसकी अभी शुरुआत हमारे ही नहीं, बक्सर जिले के किसी भी पंचायत में नहीं हुई है। जब तक हमें निर्देश न दिया जाए, वित्तीय छेड़छाड़ हम कर तो नहीं सकते हैं। पैसा उपलब्ध रहता है, हम मांग तो सकते हैं वित्तीय, हाँ, वही उसकी हर बैठक में जिक्र की जाती है, हर बैठक में बोली जाती है, लेकिन उसका जो गाइडलाइन है ऊपर से अभी तक ये आया नहीं है कि किस हिसाब से अपशिष्ट का। ये अभी फिलहाल बैठक में पीछे आया था कि इसमें तब तक कोरोना आ गया, उसको रोक दिया गया। उसमें यह आया था कि हर डोर पे आपको डस्टबिन खरीद के रखना है वहाँ पे, लेकिन इन बिटवीन कोरोना आ गया, इसलिए इसको रोक दिया गया अभी। नहीं तो बात तो सही आप कह रहे हैं कि स्वच्छता जो है हमारे पंचायत से ही, सर्वप्रथम प्रखंड के भी पंचायत से ही उभर के आई थी। हमारा पंचायत ही था और हमारी पंचायत की जो मुखिया हैं पूरे बक्सर जिला में एकमात्र ऐसी मुखिया हैं कि जो कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा महिला दिवस के दिन सम्मानित हुई थी गुजरात में। इसके लिए शुभकामनाएं है सर आपको। लेकिन अब सवाल यह बनता है कि पंचम वर्ष पर आते हैं, ये तो 15 वित्तीय योजना आपने बता दिया, जो पंचम वर्षीय वित्तीय योजना है उसमें कौन कौन से कार्य आते हैं और किस तरीके से? उसमें हर तरह के पंचायत के विकास के लिए हर कार्य उसमें आप कर सकते हैं। ये राज्य सरकार के अधीन आता है। जी। इन दोनों का बजट क्या होता है? अगर मान लीजिए, अगर हम ऐसे जानना चाहें कि एक वार्ड जो है सदस्य, उसके अंतर्गत जितना भी क्राइटेरिया एक आता है, तो एक वार्ड के विकास के लिए पंचम वर्षीय से कितना आता है और 15वीं वित्तीय योजना से कितना आता है? मैंने पहले ही बताया था आपको कि जो भी आता है पंचम वित्तीय में या 15वीं वित्तीय में, अगर 100 रुपया किसी पंचायत में पैसा आता है तो 80 रुपया उसको वार्ड प्रबंधन क्रियान्वयन समिति में ही रखना है। ये तो हम समझ गए मुखिया जी, 30 रुपया रखना है। ये तो हम समझ गए। मेरा सवाल ये है कि मैक्सिमम हम एक वार्ड पर पूरे 5 साल में कितना खर्च कर सकते हैं?
ये कोई उसकी वो लिमिट नहीं है, ज़रूरत के हिसाब से है। एक वार्ड में अगर आपके पास पैसा है, अगर आवश्यक है, किसी वार्ड में ज़रूरत है, तो उस पर आप उसको जांच करवाते हुए उसमें अगर इस वार्ड से ज़्यादा उसमें ज़्यादा ज़रूरत है, उसमें आप पैसा, फिर वही प्रबंधन समिति वहाँ पर बैठक करेगी और फिर उसी के अनुसार होगा, कोई लिमिट नहीं रह गया है। प्रक्रिया वही होगा कि प्रबंधन समिति ही उसकी बैठक करेगी, वो आपको प्राकलन देगी, वो आपको पैसे का डिमांड करेगी, आपको पैसे देने हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि हमें एक वार्ड को या फिर एक पंचायत को विकसित बनाने के लिए या पंचायत का पूरे ढंग से 5 सालों में विकास कर देने के लिए बिहार सरकार की तरफ से और क्या सुविधाएं होनी चाहिए एक मुखिया के तौर पर, आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे जिससे पंचायत का पूरा भला हो? ये विकास के लिए तो सर्वप्रथम ये चाहिए कि हमें सरकारी स्तर पे जो भी हमारे स्टाफ है, ब्लॉक स्तर हो या जिला स्तर पे हैं, उनको हर पंचायत पे कमेटी गठन करनी चाहिए। एक समिति गठन करते हुए इसका ज़्यादा से ज़्यादा देख रेख होना चाहिए। हर योजना का कहाँ तक पहुँचा, एक टाइम लिमिट करते हुए, समय बाध्यता देते हुए उस पर सरकार को निगरानी करनी चाहिए। क्यों न मुखिया हो, उन पर भी दबाव देना चाहिए कि ये कार्य जितने दिन में पूरा हो जाना चाहिए। इस चीज़ को जब तक सभी लोग जागरूक नहीं होंगे, साथ साथ जनता को भी ये चाहिए, यहाँ तक कि जो भी जिनके वार्ड में जिस चीज़ की ज़रूरत हो, इकट्ठा आपस में बैठक करें, उस चीज़ को बोलें, उस चीज़ को आवाज़ उठाएं। क्योंकि धारणा और प्रदर्शन केवल एक ही ये नहीं है, धारणा और प्रदर्शन वहाँ की कमी दर्शाती है। ये चीज़ धारणा प्रदर्शन वार्ड के लोग को जब तक किसी चीज़ की तकलीफ उभर कर सामने नहीं आएगी, तब तक सरकार हो या प्रतिनिधि हो उस पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। जी मुखिया जी, सवाल अब अंतिम चरण में है। सवाल अब यह है कि जिस प्रकार से आपने अभी 5 सालों का कार्यकाल को पूरा कर लिया है, तो आपको क्या लगता है कि किस वार्ड में कितना और काम आपके नज़र में बाकी रह गया है? मैं वार्ड का जिक्र नहीं चाहता हूँ, संतुष्टि की एक बात समझ रहा हूँ। देखिए, पिछले कार्यकाल की तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जब से 2016 से अभी तक ऐसा कुछ मेरे साथ नहीं हुआ है कि मैंने चुन के किसी वार्ड में काम करवाया है। वार्ड प्रबंधन क्रियान्वयन समिति हो, वार्ड सदस्य हों, उनसे बैठक करके जिस वार्ड में हमें कमी दिखी है, हर वार्ड में बताते हैं आपको। नल जल योजना भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई। मनरेगा को लेकर के ये हुआ कि जैसे अब हम लोग लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, लोग आए तो उन्हें रोज़गार मिले, काम हो, तो इसका एक रूट मैप होगा, इसका भी एक खाका तैयार किया गया होगा कि कैसे हम लोगों को रोज़गार देंगे और कैसे क्या होगा। तो मनरेगा को लेकर मैं एक बार चाहूँगा कि आप भी जिक्र करें। जी, मनरेगा माननीय प्रधानमंत्री की एक बहुत बढ़िया योजना थी, लेकिन इसमें भी जो भी नए तरीके से कार्य स्टार्ट हुआ है वो बहुत गलत ढंग से स्टार्ट हुआ है। क्योंकि लेबर मजदूरी अगर दिन भर कोई मजदूर करता है तो उसको शाम को मजदूरी चाहिए, एकमात्र, बस, उसके अलावा कुछ नहीं। मैं कहना चाहूँगा कि मजदूरी अगर कोई करता है तो उसको शाम को मजदूरी चाहिए। जो भी है कागज़ सुधार या जो भी उसको डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो अगला दे रहा है या अगले की कमी है तो इसको बताया जाए। अब हमारे यहाँ पहले जो भी थी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से या बैंक के माध्यम से या हाथ माध्यम से वितरण होता था, लेकिन अब जॉब कार्ड या जो भी बन रहा है, जिस भी योजना में कोई मजदूर काम कर रहा है, उसका सारा कुछ अपडेट होना चाहिए। उसका जॉब कार्ड अपडेट होना चाहिए, उसका आधार अप टू डेट होना चाहिए, उसका बैंक खाता अप टू डेट हो जाइए, अन्यथा उसके खाते में पैसा नहीं आएगा। उसके खाते में ऐसे कई हैं श्रमिक हैं कि जो इसके वजह से वंचित रह जाते हैं। इसमें हमारे मनरेगा, अब कल की बात है, मैंने एक आवेदन तैयार किया है हमारे यहाँ। अब एक मैं आपसे, आपके चैनल के माध्यम से और आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि मेरा कार्य है केवल कार्य करवाना मजदूरों से, उनको किसी भी योजना में उनसे कार्य करवाना, लेकिन उसका MB बुक हो या उसका जांच हो या उसका भुगतान हो, वो तो विभागीय है। लेकिन हमारे विभाग की तरफ से इतनी लापरवाही हुई है। कोरोना काल में हमने 4 योजनाएं करवाई थी जिसका भुगतान आज तक नहीं हुआ है। श्रमिक उसके वजह से परेशान हैं। अब मैं बार बार मनरेगा भवन पे जाता हूँ तो वहाँ यही कहा जाता है कि इसमें पानी भर गया है। वो तो प्राकृत है, काम हमने करवाया है, ये तो आपको देखना चाहिए। वो तो प्राकृत का मिट्टी वर्क है, उस पर घास आएगा ही आएगा। अब इस पर घास आ गया है
कोरोना काल में 6 माह पहले काम हुआ है और उसका भुगतान नहीं हुआ है, और आज अगर भुगतान के लिए बार बार प्रेशर बनाया जा रहा है उनको, तो उस पर घास आ गया, उस पर मिट्टी आ गया है, उस पर पानी हो गया है, ये सरकारी बहानेबाजियां हैं। उसमें वो किया जा रहा है। तो अगर उसी लेबर को ये कहा जा रहा है कि दोबारा उसमें काम करवाइए, अगर दोबारा लेबर काम करने जाएंगे उस मजदूर, तो दोबारा उनको भुगतान चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। वो तो 2 दिन काम किया ना, एक बार उस दिन किया, फिर एक बार आज कर रहा है। तो इसमें मैं विभाग से यही बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, उसमें मैं परेशान हो गया हूँ। अंततोगत्वा मैं जिला से ये बात पत्र के माध्यम से मैंने जिला में दिया है, और आज हमारे प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी भी आने वाले हैं, मनरेगा विभाग आने वाले हैं कि आखिर क्या क्या है, समस्याएं क्या क्या है बताइए। तो समस्या आज जब हमने जिला पर दिया है तब आपको समस्याएं सामने याद आ रही हैं। मनरेगा विभाग के हमारे जितने भी कर्मी हैं हफ्ता में 1 दिन 2 दिन इससे ज़्यादा नहीं आते हैं। प्रखंड छोटा होने के कारण यहाँ पे विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है जी। अच्छा, नल जल योजना क्या आप भी मानते हैं कि वो भ्रष्टाचार के भेंट ही चढ़ गई है? भ्रष्टाचार के भेंट नहीं चढ़ी है, उसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ी हुई है। नल जल योजना सफल क्यों नहीं हुआ? फिर सफल इसलिए नहीं हुआ कि उस पर ध्यान नहीं दिया गया। अब कहीं किसी घर का किसी गली में पाइप लीक है, हमारे पास कंप्लेन आती है, हम इसको कहते हैं, यहाँ तक कि बैठक में भी ये चीज़ कहा गया है कि इसको आप करवाइए। हर घर से नल जल के एवज में 1 रुपया उनसे पर डे का 30 रुपया एक घर से महीने का उसको क्या कहेंगे, लेना है जो भी है बिल, मतलब उसको कहेंगे वो लेना है। लेकिन कोई भी वार्ड किसी दरवाजे पे, जबकि वीडियो हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से भी कहा गया था कि इसको रसीद छपवा के आप हर घर में रसीद पहुंचाइए, लोग देंगे क्यों नहीं? लेकिन वो जनता क्यों देगी जब उसके यहाँ पानी नहीं पहुंचा, तो जनता कैसे देगी उस चीज़ को? इसके सुधार के लिए भी बैठक की गई थी, उसमें कहा गया था कि आप इसको सुधार कीजिए, क्या कमी है, कहाँ से कहाँ पानी पहुँचाना है। अगर 100 घर है, आपके 70 घर में पानी पहुंच रहा है, 30 घर में नहीं पहुंच रहा है, किस कारण से नहीं पहुंच रहा है, इसकी जांच तो तकनीक करेंगे, हमारे जेई करेंगे, न हम बता सकते हैं, न जनता बता सकती है, न वार्ड बता सकते हैं, इन तीनों चीज़ में। लेकिन वार्ड को चाहिए कि इसका आवेदन देके आखिर उसका उपाय क्या करे कि 100 to 100 घर में पानी पहुंचे। अगर 30 घर में पानी नहीं पहुंचे तो समाधान है उसका, क्यों ना 70 घर का कनेक्शन एक जगह कर दिया, 30 घर के लिए एक छोटा मोटर दे दिया जाए वहाँ पे, कि वो 30 घर भी उससे लाभान्वित। जांच होगा तब तो समाधान निकलेगा ना, यहाँ तो जांच ही नहीं होता। वही चीज़ कई बार पैसा लगा के बर्बाद कर दिए, कुछ नहीं हुआ। इस पे वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि 7 बार मैंने रिमाइंडर दे दिया है नल जल संबंधी और नली गली संबंधी, प्राकृत मापी पुस्तिका से लेके पैसा रिटर्न से लेके और सुचारू रख रखाव तक, लेकिन आज तक उनका कोई जवाब। हमारे यहाँ बगल में 7 नंबर वार्ड है, उनके जो वार्ड सदस्य हैं बहुत ज़्यादा मनमानी वो तो खैर कर रहे हैं। एक छोटा सा गांव है, खड़गपुरा है, वहाँ पे 7 महीना हो गया, 8 महीना हो गया हमको पैसा दिए हुए, लेकिन आज तक उसका 30% भी काम नहीं हुआ। और मैंने उनका 4 तारीख को बैंक में देके उनका खाता पे भी रोक लगवा दिया है। अब उनके वार्ड प्रबंधन कार्यान्वयन समिति से जो भी खाता संचालन होती है उस खाता से निकासी नहीं कर सकता। लेकिन उसके बावजूद भी 3 दिन हो गया वो हमारे पास नहीं आए, पंचायत कार्यालय में नहीं आए, क्योंकि उनको फिक्र ही नहीं है। उनको क्या लेना ना, उससे खाता बंद हो गया, हमारा काम हो गया। धन्यवाद मुखिया जी, जिस तरीके से आपने डिस्क्राइब किया कि हमें कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और ख़ास तौर पर मुखिया का काम कैसे आजकल हो रहा है। न 6 करोड़ रुपए की बजट है पूरे 5 साल के लिए, और ना ही आप अपने तरफ से निर्धारित कर पा रहे हैं। पूरा इस जितने भी बातचीत का दौर रहा, इसका मुझे लगता है कि अंतिम निचोड़ यही होगा। जी, उसमें यही हुआ कि जो ये मुख्यमंत्री निश्चय योजना चल रहा है, ये बिल्कुल सही योजना है, लेकिन इसको क्रियान्वयन करने का जो तरीका है वो सही नहीं है। पार्ट 2 भी आ रहा है, उसके लिए भी हम लोग को तैयार हो जाना चाहिए, इसी तरीके से होगा। अब वो तो सरकार निर्धारण करेगी, हम तो कर नहीं सकते हैं। हाँ। उसमें तो हम निर्धारित ये कर नहीं सकते हैं। लेकिन मैं सरकार से, उच्च अधिकारियों से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कृपया इस पे थोड़ा ध्यान आकृष्ट किया जाए अपने तरफ से जी। और जनता को इसमें कोई तकलीफ़ ना हो। जनता इन्हीं आशाओं के साथ हमें हो या फिर कोई भी चुनाव हो, वो अपना मत देती है कि हमें सुख सुविधा मिले, जो भी हमारे दुख हैं, जो हमारे वो हैं, वो उसमें सुधार हो। और सुधार हो रहा है, लेकिन तरीका ये सही नहीं था, इस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया गया।
मैं यही कहना चाहूँगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। जिस प्रकार से एक पंचायत को विकसित हो जाना चाहिए था, इतने खर्च के बाद नहीं हो पाया है। फिलहाल मुखिया के पास स्कॉर्पियो कहाँ से आ जाती है, मुखिया की बिल्डिंगें कहाँ से बन जाते हैं। 2500 रुपये की सैलरी पर हम फिर से आएंगे और हम पूरा चिट्ठा निकाल के लाएंगे आपके समक्ष कि किस प्रकार से किस पंचायत में क्या कुछ खास होगा। हालांकि ये तो मुखिया जी से हमारी बातचीत रही। केसठ ब्लॉक के रामपुर पंचायत के मुखिया के ये पति हैं बसंत पांडे, इन्हीं से हमारी बातचीत हुई और ख़ास तौर पर सिर्फ हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार मुखिया की इतनी लंबी फेयर लिस्ट कैसे हो जाती है, मुखिया पद के उम्मीदवार इतने ज़्यादा कैसे हो जाते हैं। उसका सबसे बड़ा और सबसे सरल भाषा में अगर हम कहें तो पंचायत में किस ढंग से काम होता है ये हर किसी को पता भी नहीं होता है। इसी की पड़ताल करते अब पंचायत के गांव-गांव तक जाने की हमारी कोशिश रहेगी। हम आएंगे आप तक भी, अगर आप भी हमारे साथ अपनी बातों को साझा करना चाहते हैं, प्रतिनिधि ही नहीं बल्कि एक आम नागरिक, हम हर एक गांव में जाएंगे और हर एक गांव के दृश्य को हम दिखाएंगे। और गांव तो छोड़ दीजिए, जिस तरीके से अब लूट खसोट हो रहा है, यानी जिस तरीके से पैसे खर्च कर दिए जाते हैं और फिर उस पर कोई काम नहीं दिखता, तो उसके बारे में भी अब हमारी पड़ताल फिर से शुरू है। पंचायत का पंचनामा देखना ना भूलिए। हमारे साथ नमस्कार।